हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जनरल मैथ के पार्ट 2 लेकर आए हैं, सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग को इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, कितने नंबर ऑफ गुणनखंड है जो कि 50 से डिविजिबल है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है, कोई भी एक छोटा सा ही नंबर मानते हैं, चलिए मान लेते हैं 30 है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 30 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब जाके इस क्वेश्चन पे आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो मान लो कि 30 है, तो 30 का नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए, हमको पता है 2 गुण क्या लिख सकते हैं 15, फिर 15 को तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, ये थोड़ा सा सही नंबर नहीं लग रहा, बहुत आसान हो गया। चलिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालने का तरीका है, जो इसके ऊपर घात, अभी कुछ घात नहीं लिखा हुआ है, पावर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अभी क्या है 1 है। अगर 1 है तो क्या करते हैं, जो इसके पावर रहता है उसी में एक जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसमें भी जितना भी अभाज्य गुणनखंड है उसके जो पावर होता है उसमें एक जोड़ के सभी को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है, नंबर ऑफ गुणनखंड हो जाता है। ऐसे अगर हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये जिस संख्या से ये भाग लग जाता है वही उसका फैक्टर होता है। तो हमको पता ही है 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, और साथ साथ 5 के बाद कितना 6 से भी भाग लगेगा। 6 के बाद अगर बात करते हैं तो 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा। 10 के बाद बात करते हैं तो 10 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 15 से लगेगा, और 15 के बाद किससे लगेगा, 30 से लगेगा। तो यही इसका क्या है, गुणनखंड है। 30 का गुणनखंड है, तो कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ गुणनखंड इसका कितना है, 8 है। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का नंबर ऑफ गुणनखंड। अब आते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया है उसका अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2। यही क्वेश्चन में दिया गया है। अगर सिंपल अगर पूछता कि इसका नंबर ऑफ गुणनखंड कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, 3 में 1 जोड़ देते 4 हो जाता, फिर 3 में 1 जोड़ देते 4 होता है, 4 में 5 में 1 जोड़, यहाँ पर 4 है तो 1 5 हो जाता है, यहाँ पर 2 है तो ये 3 हो जाता है। इसी गुना करते तो 5 3 15, 15 चौका 60, 60 चौका 240 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। कब, जब नंबर ऑफ गुणनखंड पूछता तब। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ गुणनखंड पूछा है, लेकिन वैसे संख्या का जो 50 से क्या हो, डिविजिबल हो, और 100 से डिविजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं 50 से डिविजिबल कब होगा, इसमें से कौन 2 को ऐसा किसको गुना करने से 50 आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, एक अगर यहाँ से 2 ले ले, यहाँ 5 5 25 या 25 गुना कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। मतलब 1 2 और 5 कितना 2 को ले ले तो ये किसके बराबर आ जाता है, 50 के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, 50 के बराबर आ जाता है। अब इस 50 में जो बच गया उसमें किसी से भी गुना करो, वो उसका क्या होगा, वो उसका फैक्टर तो होगा ही, साथ साथ वो 50 से भी क्या होगा। अब 50 मान लो कि अब 50 से डिविजिबल देखना है, तो ये तो 50 से डिविजिबल होगा ही। अब इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दो, इसमें जितना भी दिया हुआ है इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दो, हमेशा क्या होगा, 50 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से एक 2 निकाल दे तो कितना 2 बचेगा, 2 गो, 3 तो टोटल रहेगा ही। और अगर 5 यहाँ से 5 में से 2 को निकल गया तो 2 को 5 बचेगा गुने 7 का स्क्वायर। अब इसमें से किसी भी संख्या से गुना कर दो, वो 50 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा रहता कि 50 से डिविजिबल होने वाले नंबर ऑफ गुणनखंड कितना है, तो इसी को हम क्या करते, घात को 1 1 बढ़ा के गुना कर देते, तो वही उसका नंबर ऑफ गुणनखंड हो जाता। लेकिन पूछा है कि ये 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन 100 से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए कि 50 में किसी भी इवन नंबर से, मतलब किसी भी सम संख्या से अगर गुना करते,
किसी भी सम संख्या से गुना कर देते हैं तो वो 100 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए कि मान लो 2 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 से भी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, जो कि 100 से डिविजिबल होगा। 3 से भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15, वो भी क्या 3, हाँ नहीं 3 सम संख्या नहीं ना 4, 4 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस 50 में किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस ये जो 50 आया है इसमें सिर्फ सम संख्या वालों को छोड़ दिया जाए तब किसी संख्या से गुना करेंगे तो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सम संख्या इसमें कौन है, ये है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इससे हटा देंगे। इसलिए इससे अगर इसमें 50 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 100 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अब किसी से भी गुना करेंगे तो 50 से डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए इसी का नंबर ऑफ गुणनखंड अब निकालेंगे। नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने का तरीका है इसका घात जोड़ दो 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर 36 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ गुणनखंड जो हो जाएगा जो 50 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा, कितना हो जाएगा 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर ऑफ गुणनखंड निकालते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसका हम डिस्कशन और आगे जो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फैक्टर का तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दो संख्याओं का योग है यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए और बताया जा रहा है और छोटी संख्याओं में 10% की वृद्धि की जाए। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है, और एक संख्या में 12 जो संख्या उसको हम लोग 2% की कमी कर रहे हैं और जो छोटा संख्या उसका 10% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जो संख्या बन रहा है वो एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। सबसे पहले हमको 12 और छोटा संख्या नहीं पता है, 12 और छोटा संख्या नहीं पता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, माना कि बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को हम क्यों मान रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए इसको हम x मान रहे हैं। छोटी संख्या पूछा तो उसी को x मानते हैं। अब एक संख्या अगर x है और दो संख्याओं का योगफल 448 दिया है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो छोटी संख्या जो हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा कितना 448 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और वैसे है कि ये दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 480, अब जोड़ देंगे तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो यहाँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकल गया। अब बताया जा रहा है कि छोटी जो बड़ी संख्या उसको 2% घटाना है। घटाने का मतलब क्या है, 2% घटाना है, मतलब ये कितना 100 में से 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा 98/% का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 98/100 हो जाएगा। ये बराबर होगा अगर ये जो छोटी संख्या है इसको बढ़ाना है, अभी कितना है 10% बढ़ाना है तो 100 में से वृद्धि होता है प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। अब नीचे से ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर फास्ट इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं बहुत तेजी से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, 480 माइनस 110 x हो जाएगा। इधर इसको लाकर जोड़ेंगे, x का मान निकालना है तब से 110 इधर आके जुड़ेगा तो 110 में अगर 98 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 110 में अगर 98 जोड़ते हैं तो 208 x हो जाएगा बराबर 480। अब देखो ये इससे कैंसल आउट करना है, अब कितना से कटेगा तो ये पता नहीं है। सबसे पहले इसको इधर भाग में लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर 4 से काट देते हैं तो 4 2 0, ये 4 से काटते हैं तब 4 5 20, 4 दूना 4, ठीक। और कटेगा ये फिर 4 से कटेगा 13 मरतबे, फिर 4 से कटेगा 4 3, कुछ गलती हुआ, सॉरी एक चीज़ छूट गया। ये 110 जो है इसमें तो गुना होगा ना 110, सॉरी 110 ऊपर में छूट गया है तो 110 भी रहेगा गुना में, तो ये 110 है, ठीक है साथ में। अब ये 13 आ गया, अब इसको 4 से काटे तो 4 से कितना मरतबे कटा है 4 3 12, 30 हो गया और 30 में 110 से गुना हो जाएगा, नीचे में 13 बचा हुआ है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो नीचे में 110 है तो 33 बटे क्या हो जाएगा 133 एक पैक और 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3300 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3300/13 हो जाएगा। तो इसका बड़ी जो संख्या हो गया वो कितना हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजाओं के वर्ग का क्षेत्रफल है। बताया जा रहा है कि वृत्त के जो त्रिज्या है के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है।
अब देखो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है तो सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं तो कितना दिया हुआ, 80 पाई स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 80 पाई आर पाई स्क्वायर। अब एक पाई से यहाँ पर एक पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर r का मान का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, √40 पाई हो जाएगा। तो यही √40 पाई आ जाएगा वृत्त के त्रिज्या। बताया जाए जो वृत्त के त्रिज्या है वही भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, तब जाकर वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो यही क्या है, a हो गया, ये भुजा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यही a हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो एरिया होता है कितना, भुजा के स्क्वायर होता है। तो भुजा के स्क्वायर करेंगे तो यही रूट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा। इसका ये रूट है, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान में रखना है, इसका त्रिज्या ये r होता है और इस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का आकृति कैसा होता है, तो वर्ग का आकृति ये होता है और वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए क्या होता है, तो इसका भुजा का लंबाई होता है। तो बताया गया क्वेश्चन में कि ये जो त्रिज्या है इस भुजा का क्या है, बराबर है, तब जाकर हम लोग को वर्ग का जो क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इसको उनका मासा जो है 11 है, तो संख्या का योग ज्ञात करें। जब भी दो संख्या दिया रहता है, जब भी दो संख्या का अनुपात दिया रहता है तो उसी में किसी भी एक चर से गुणा करके दोनों संख्या लिख लेते हैं। क्या करते हैं, तो दो संख्या क्या हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा, 21 एक, और दूसरा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, यही दो संख्या होगा। अब अगर मसा का बात करते हैं तो मसा कहता है, मसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ बताता है कि यही जो हाईएस्ट कॉमन होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें से कॉमन क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका मसा होगा। देखो 21 और 10 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ x और ये x यही कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एचसीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 11, मतलब x का मान कितना हो गया, 11 हो गया। और जब x का मान 11 रखेंगे तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, ये पहला संख्या मान लेते हैं, दूसरा संख्या है, तो पहला संख्या इसमें 11 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 2, इसमें 11 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दूसरा संख्या, तो 110। बोला है कि दोनों का योगफल ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 4 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4, और 2 में 1 जुड़ेगा 3, तो 300 कितना हो गया, 341 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 341 होगा। बहुत आसान तरीका से बता सकते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना था, जो अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को हमेशा किसी भी चर से गुणा करके उस संख्या को दर्शा सकते हैं। अब ये जब संख्या को दर्शाए तब इसका क्वेश्चन में मौसा दिया, मौसा मतलब एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे इसमें से ज़्यादा जो कॉमन होगा वही क्या होगा, एचसीएफ बनता है। तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या था, एक्स ही था और कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, तो इसका एचसीएफ कितना, इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया, x के बराबर हो गया, x, इसलिए एचसीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ था 11, तो x का मान हो गया 11। जब x का मान यहाँ पर रख देना, दोनों संख्या निकल गया, और दोनों संख्या क्या पूछा था, तो दोनों संख्या का योगफल पूछा था, तो योगफल यहाँ से जोड़ के निकाल देती है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% की लाभ होती है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P और Q का देखिए, सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में होना चाहिए सभी को कि हम लोग बात कर रहे हैं सामान को अलग अलग परसेंट पर, अलग अलग लाभ और अलग अलग हानि पर बेचने पर। क्या लिखा हुआ है, बेचने पर 10% की लाभ होती है। अगर P रुपए में अलग अलग दामों पर बेच रहे हैं, और वैसे कि दोनों का तो क्रय मूल्य तो सेम होगा, विक्रय मूल्य अलग अलग होगा ना। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा। इसलिए कि एक ही सामान को अलग अलग दामों पर बेच रहे हैं तो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, लेकिन जो सेलिंग प्राइस होगा वो दोनों का अलग अलग दिया है। एक पहला बार कितना में बेचा जा रहा है, P रुपए में 10% के लाभ हो जा रहा है और Q रुपए में 4% की हानि हो जा रहा है। देखो अगर बात करते हैं PC और SC में जो संबंध होता है,
अगर पीसी निकालना है, एससी दिया हुआ है, पीसी निकालना है और एससी दिया हुआ तो ये होता है गुने 100 बटे जितना परसेंट दिया हुआ है लाभ या हानि, लाभ हानि प्रतिशत। क्या करते हैं? लाभ हानि प्रतिशत। या अगर एसपी निकालना है, पीसी दिया हुआ है तो क्या होता है? लाभ प्रतिशत, या प्रतिशत नहीं लिख रहे डायरेक्ट यहाँ पर लाभ लिख लेंगे, और नहीं तो अगर ऐसे लिखना चाहते हैं 100 बटे लाभ प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर 100 बटे लाभ लिख लिया जाता है जितना लाभ हो रहा है, और यहाँ पर लाभ बटे क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत अगर नहीं लगा रहे तो ये लाभ प्रतिशत पे खाली लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में संबंध होता है, और यहाँ पर लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यहाँ पर भी लाभ या हानि हो सकता है। ठीक, इस तरह से संबंध देखने को मिलता है। हमको दोनों का सीपी क्या करना है? समान करना है, मतलब हमको सीपी निकालना है। एसपी दोनों का, एक का पी दिया हुआ है और एक का कितना दिया हुआ है? एक का क्यू दिया हुआ है। तो चलिए पहला का सीपी लिखते हैं। तो एसपी पहला का कितना दिया है? पी गुने 100, इसका लाभ कितना दिया है? 10, तो 10% इसका लाभ दिया हुआ है। हाँ, तो अब इस बात का यहाँ पर गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर लाभ सिर्फ नहीं होता है, लाभ कितने पर लाभ हुआ तो मतलब 100 प्लस लाभ होता है। कितना होता है? अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे, तो फिर कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती लिख दी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 100 प्लस क्या होता है? 100 प्लस लाभ होता है। अगर हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, 100 प्लस लाभ होता है। 100 प्लस क्या होता है? लाभ होता है बटे 100 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है हमको। अगर सीपी निकालना है तब यहाँ पर एसपी का मान रख दिया। एसपी कितना दिया है? पहला का पी दिया हुआ है, ऊपर में 100 लिखना है, नीचे में क्या करना है? अगर लाभ हुआ है तो 100 में 10 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 100 में 10 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब बराबर क्या? दूसरा का सीपी बराबर करना है, इसलिए दोनों का सीपी ही बराबर होगा। तो क्यू, इसका एसपी क्या है? क्यू है गुने 100। अब इसको क्या हुआ है? 4% का हानि हुआ है, तो 100 में से घटा के लिखना है नीचे। तो 4% का हानि का मतलब क्या हो गया? 96 हो गया, और 96 यहाँ पर लिखा गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया? दोनों का सीपी बराबर हो गया। यहाँ पर एसपी दिया हुआ था, सीपी क्या कर देना था? बराबर करना है, इसलिए एक ही सामान को अलग अलग दामों पर बेचा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से ऊपर से 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमको पी बटे क्यू का रेशियो चाहिए, तो क्यू इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में, तो पी बटे क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा। 110 इधर भाग में तो चला जाएगा गुना में, तो 110 बटे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसको काट के भी लिखना चाहते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 55 और नीचे में आ जाएगा 48। तो ये भी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 110 बटे 96 और 55 बटे 48 भी दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मतलब ये दोनों का दोनों क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि अगर ध्यान में यही रखना है कि जब भी अगर सीपी निकालना है तो एसपी कर देना है गुने 100। अब बटे में क्या करना है कि लाभ हुआ है कि हानि? अगर लाभ हुआ है तो जितना प्रतिशत का लाभ हुआ है उतना 100 में जोड़ के लिख देना है, और हानि हुआ है तो जितना प्रतिशत का हानि हुआ है उसको 100 में से घटा के लिख देना है। ठीक, अगर एसपी निकालना है तो एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर सीपी रखना है, और जितना प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको 100 में जोड़ के लिख देना है, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर एसपी निकालना है, सीपी दिया है, तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? जो एजुकेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग कितना प्रकार से सजा सकते हैं, लेकिन सजाने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि सारे जो भॉवेल है, स्वर मतलब होता है भॉवेल, सारे जो भॉवेल होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। ये परमोटेशन का क्वेश्चन है। परमोटेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा। परमोटेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। अगर कहीं पर परमोटेशन दिया हुआ है, इसको ऐसे दिखाया जाता है पी परमोटेशन, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है पी गुने पी माइनस 1 गुने पी माइनस 2। ये क्या होता है? घटते जाता है, और कहाँ तक जाता है? तो 1 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है। तो ये परमोटेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये परमोटेशन का मान कैसे निकलता है। परम्यूटेशन, जैसे सिंपल एक चीज समझाना चाहते हैं, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? मान लो कि मेरे पास 3
कोई भी बुक है, एक ए बी और सी बुक है, इसको बोला जा रहा है कितने तरीका से इसको सजा के रख सकते आगे पीछे करके। तो एक तो तरीका है ए बी सी को ऐसे लिख ले, एक तरीका है कि पहले बी को ए को कहाँ पे लेके चले जाए, बीच में लेके चले जाए। एक तरीका है कि ए को कहाँ पे लेके चला जाए, अंत में लेके चला जाए। अब और भी इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं, अब देखो बी को इधर उधर करते हैं, बी दोनों बी देखो यहाँ पर आगे में यहाँ पे आ चुका है, बी कहाँ पे नहीं आया है, तो अंत में नहीं आया है, तो बी को अंत में लेके जा देते हैं, ए सी बी कर देते हैं। और यहाँ पर सी को पहले लिख लेते हैं, ए को बाद में और बी को अंत में रख देते हैं। ये भी अलग एक तरीका हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। एक और तरीका हो सकता है, देख सकते सी को कहाँ कहाँ रख चुके हैं, तो सी को अंत में दिख रहा है, बीच में भी दिख रहा है, तो सी अंत में 2 बार यहाँ पर दिख रहा है ना, तो सी अंत में 2 बार दिख रहा है, बीच में भी 2 बार दिख रहा है, लेकिन शुरू में एक ही बार दिख रहा है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी को यहाँ लिख ले और ए को यहाँ पे लिख दे। तो ये कितना तरीका हो गया, 6 तरीका हो गया इसको लिखने का। तो अगर 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या कितने तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। अभी बताया कि 3 फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। 3 फैक्टोरियल का मान कैसे निकलता है, 3 गुना 1 घटा के गुना करते जाना है, ये कितना आएगा 6। तो देख सकते हैं ये 6 तरीका से इसको सजा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया निकालने का। अब ये छोटा छोटा दिया है तो सजा के भी दिखा दिए, लेकिन जब 12 दिया रहेगा तो हम ऐसे सजा के नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशन का हम लोग कितने तरीका सजा सकते हैं, तो एजुकेशन में कितना वर्ड दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 को दिख रहा है, तो इसका कितना फैक्टोरियल हो जाता है, 9 फैक्टोरियल हो जाता है। अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे समझाने के लिए, इसका कितना आंसर हो जाता है, 9 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो अगर रिपीट करता है, कोई अगर वर्ड रिपीट करता है तो उतना फैक्टोरियल से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन इसमें कोई भी शब्द ऐसा लेटर दिख रहा है जो रिपीटेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें किसी से भी भाग नहीं होता, यही आंसर हो जाता है 9 फैक्टोरियल। इसको गुना कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है कि ये तो करना ही है, लेकिन वॉवेल क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन लगा दे तो देखो कैसे बनाया जाए। सबसे पहले वॉवेल को इकट्ठा लिख लो। वॉवेल कौन कौन है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो इसको एक साथ बांध लेना है, इसलिए कि इसको एक साथ रखना है। अब बचा क्या क्या, तो डी बच गया, सी बच गया, टी बच गया, और क्या बचा, एन बचा। यही 4 चीज़ें बचा। अब इसको सिंपल परमुटेशन करने, इसको एक साथ रखना है, तो परमुटेशन करने के लिए इसको एक मानना है, एक ही मानना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसका क्या लिखाएगा, 5 फैक्टोरियल लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसको एक साथ तो रखे हैं, लेकिन अपने में अंदर में ही इधर से उधर कर सकते हैं, ये इधर जा सकते हैं, ये इधर जा सकता है, मतलब अपने में इधर बाहर नहीं निकल सकता है, तो फिर इसके साथ में नहीं रह पाएगा। इसमें अंदर में ही इधर से उधर कर सकता है। तो अंदर में ये कितना एक साथ है, 5 हुआ है, तो इसमें गुना कर देना है। फिर से जितना अंदर में रहेगा उतना फैक्टोरियल से गुना कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मान जब निकालोगे लोग, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका भी सेम ही लिखाएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर इसको गुना करते हैं तो गुना अगर करेंगे, सॉरी इधर लिख देते हैं, अगर इसको गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो ये पूरा 5 फैक्टोरियल का जो मान आता है वो कितना आता है, तो 120 आता है। कितना आता है, 120। तो इधर भी 120, इधर भी 120। 12 में 12 से गुना होगा तो 144, 144 पर 2 को 0 हो जाएगा। तो इसको इतना तरीका से सजा सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से परमुटेशन का क्वेश्चन बनाते हैं। आगे और भी क्वेश्चन आएगा जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि n का मान बताना है। तो जब भी अगर घात में कुछ चीज़ दिया हुआ है, पावर में कुछ चीज़ दिया हुआ है, उसका मान पूछे तो इसको देखो, इसको x के पावर a है तो इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट और ये बेस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको घात कहते हैं और इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी n का मान पूछे, पावर वाला का मान पूछे, तो दूसरी तरफ भी वही बेस बनाने का, अगर सेम बेस बना देते हैं तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम लिखाता है। सेम बेस बना देते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि अगर x के पावर a है और इधर भी x के पावर b है, तो अगर बेस सेम रहेगा तो घात भी क्या होता है, तो ये इम्प्लीफाई का साइन होता है इफ, और
ओनली इफ क्या हो जाएगा, ए के बराबर किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है, जब अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसलिए इधर क्या करेंगे हम, बेस इधर 3/4 है तो इधर भी 3/4 बनाएंगे। सबसे पहले आते हैं कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 3/4 के पावर कितना है, -6 है, गुने 4/3 के पावर कितना है, -8 है, बराबर में 3/4 के पावर n है। इधर कुछ नहीं करना है, इधर 3/, अब ये तो देखो पहले से यहाँ पर 3/4 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3/4 नहीं है। तो कोई संख्या अगर a/b है उसको पलट के b/a लिखती है तो घात में क्या होता है, पावर में निगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है। अगर निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव हो जाता है। तो अगर इसको 3/4 लिख देते हैं तो इसका घात -8 है, तो अभी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 3/4। अब एक नियम होता है, क्या नियम होता है, तो नियम को ध्यान में रखना है कि अगर x के पावर a गुने में, अगर यहाँ पर ध्यान देना दो चीज़ गुना में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो घात जो होता है, जो पावर जो होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इकट्ठा लिखा जाएगा 3/4 के पावर। तो -6 और +8 कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, बराबर 3/4। अभी इसको बता दिए कि अब दोनों तरफ क्या हो गया कि बेस सेम आ गया तो घात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब n किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें खास कुछ था नहीं, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 2 कहीं पर नहीं पर दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए उस में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी खास कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है कुछ नियम का यूज करते हुए। सबसे पहले इस पर पावर कितना, -1 दिया हुआ है, 4 के पावर -1 दिया हुआ है, फिर भाग का साइन दिया हुआ है, और फिर 1/में 3/2 के पावर -2 दिया हुआ है, 3/2 के पावर -2 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, देखो इसका पावर -1 दिया है, पावर जब भी निगेटिव का मतलब क्या है कि इसको हम लोग पलट के लिखेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब हो जाता है तो 1 पावर लिखा नहीं जाता है, इसको भी पलट के लिखेंगे तो 1/8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं है, ये भागे है। और यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, अगर इसको पलट देते हैं, मतलब ये 3/2 है, ऊपर पलटेगा तो 2/3 लिखाएगा। आप पलटते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि घात जो निगेटिव होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाते हैं तब डायरेक्ट जोड़ने आना चाहिए, एलसीएम इसका 8 होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 2 1 कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और जब भी भाग का साइन होता है तो भाग का साइन, अगर इसको पहले चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, ये गुना कर लेते हैं, 2 गुना के 4 3 3 9। अब इस चीज़ याद रखते हैं कि जब भी भाग देते हैं आप भाग को गुना में बदलते हैं तो इधर वाला क्या होता है, पलट जाता है, इधर वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो अगर पलटते हैं, कुछ गलती हो रहा है क्या, हाँ गलती तो कर दिया, यहाँ पर 1/, ये पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा, इसका घात अब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 2/3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ये हम ऊपर में लिख दिए थे। यहाँ पलटने से क्या हो जाता है, a/b है, b/a लिखेंगे तो घात जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे गलती कर दिए थे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई पहले करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9। अब हमको पता है कि ये 1/2/9 है, ये ऊपर पलटेगा तो 9/ कितना हो जाएगा, एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, 3/8 भागे, ये पलटेगा ऊपर में जाएगा तो 9/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का साइन को गुना में साइन में चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इधर वाला टर्म क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये बचपन में पढ़ा जाता है, और 4 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, 3 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा कितना, 1/6। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, 3 रेशियो दिया हुआ है, तीनों रेशियो जो दिया है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसके बाद सब इकट्ठा रेशियो पूछा है, A/B/C पूछा है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी फ्रैक्शन में रेशियो देता है, फ्रैक्शन रेशियो को पहले खत्म कर लेना है। A/B कितना दिया हुआ है, तो 1/2/3/8 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला यही चीज़ ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए नीचे वाला का जो एलसीएम होता है उससे गुना करो। 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा,
तो ऑब्वियस है कि 8 होगा, तो 8 से दोनों तरफ गुना कर दो। तो यहाँ पे 8 से गुना करेंगे तो ये 2 से कटेगा 4 बचेगा, और 8 से गुना करेंगे नीचे का 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। वैसे ही B अनुपात C जो दिया हुआ है कितना 1/3 अनुपात 5/9 दिया हुआ। फिर इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, तो पूरा में 9 से गुना करो, तो इसमें 9 से गुना करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और इसमें 9 से गुना होगा तो कितना बार में कटेगा, तो 9 9 कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 3 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। तीसरा पर चलते हैं, C अनुपात D जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 5/6 अनुपात 3/4 दिया हुआ। अब अगर इसका एलसीएम का बात करते हैं तो 6 और यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। अगर 12 से गुना करेंगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ से ये 12 से गुना होगा तो 3 मरतबे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये तीनों का अनुपात निकाल चुके हैं। अब तीनों का एक साथ अनुपात लिखने के लिए बस यही चीज़ें ध्यान में रखना रहता है। वो क्या है, तो इसका पहले मान लो कि A और B का देखते थे, A और B का पहले से ये बराबर है 3 और 3, मतलब इसका अंत वाला यहाँ पर जो B का मान यहाँ पर B का मान बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर B का मान यहाँ पर B का मान बराबर है। लेकिन यहाँ पर C का मान 5 है और यहाँ पर C का मान कितना है 10 है, ये बराबर नहीं है, तो सबसे पहले बराबर बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दे, अगर बराबर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए इस पूरा रेशियो में कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो गुना करने का मतलब सिर्फ इसमें नहीं पूरा में गुना किया जाता है, रेशियो ऊपर नीचे दोनों से गुना किया जाता है रेशियो गुना, इसलिए बट्टा मतलब बट्टा में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। तो इसको रेशियो बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 गुना कितना हो गया 6, और यहाँ कितना हो गया 5 गुना के 10 हो गया। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब यहाँ B का मान कितना हो गया 5 और यहाँ पर B का मान कितना है 3, तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 6 लाने के लिए, यहाँ पर 6 आ चुका है B का मान, तो 6 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 हो गया और 3 गुना क्या हो गया 6। तब देखो यहाँ पर B का भी मान समान हो गया और यहाँ पर C का भी मान समान हो गया। तब हम लोग डायरेक्ट चारों का अनुपात लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब A का मान यहाँ से पता चल रहा है कितना है 8 है, B का मान दोनों जगह सेम ही होना चाहिए तभी जाकर लिख सकते हैं 6 है, C का मान कितना है 10 है और D का मान कितना है 9 है। तो इसका चारों का अनुपात जो हो गया कितना हो गया 8 अनुपात 6 अनुपात 10 रेशियो 9 हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इसमें 2 लोग दिए हुए हैं, सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम को पूरा करने में इतना रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किया, मतलब इतना रुपए दोनों का मिला। अब किसको ज़्यादा मिलेगा, किसका हिस्सा कितना होगा वो उसके काम पर डिपेंड करता है, वो उसके काम पर डिपेंड करता है। तो हिस्सा में बांटने के लिए उसका हम लोग पावर को देखते हैं, शक्ति कार्य करने की शक्ति को देखते हैं, मतलब इफिशिएंसी मतलब क्षमता को देखते हैं। तो हम लोग क्षमता देखेंगे कि किसका ज़्यादा कितना, क्षमता का रेशियो पता होना चाहिए। दिन का रेशियो पता करने से हम लोग उसका नहीं निकाल सकते किसका रेशियो कितना होगा। तो क्षमता कैसे निकलता है, तो देखो एक तरफ क्या है सुरेश है, एक तरफ क्या है सुरेश है, दूसरी ओर क्या है शशि है, सुरेश और शशि। तो पहले क्षमता निकालने का तरीका क्या है, ये जो दोनों जितना दिन लगाए हैं दोनों का क्या करना है एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम में कोई चीज़ कॉमन है तो डायरेक्ट गुना होगा, तो 17 और 18 का गुना करेंगे तो 7 8 1 187 हो जाएगा, ठीक है 7 8 1 187 हो जाएगा। अब देखो जब ये निकाल लिए तो क्या किया जाता है कि शशि सुरेश जो है कितना दिन में 11 दिन में पूरा करता है, तो इतना में 11 से भाग कर दो, तो अभी पता है कि इसमें 11 से भाग करेंगे तो 17 ही आएगा, इसलिए गुना करके ही आया है। तो इसका कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और इसमें कितना से, तो इसका शशि कितना दिन लगा रहा है 17 दिन, तो 17 में इतना से भाग करेंगे तो इसका कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा। तो सुरेश की कार्य करने की क्षमता 17 है और शशि की कार्य करने की क्षमता कितना है 11। तो हमको अगर किसी का कितना हिस्सा पड़ेगा, तो सुरेश का जितना हिस्सा पड़ेगा तो कितना 17 इसका हिस्सा पड़ रहा है ना, इसी अनुपात से निकालना है। तो इसका 17 हिस्सा पड़ रहा है सुरेश का और इसका कितना हिस्सा पड़ रहा है 11। तो 17 हिस्सा पड़ रहा है लेकिन कितना में, अगर सुरेश का बात करेंगे तो 17 हिस्सा पड़ रहा है लेकिन कुल कितना में, तो 17 और 11 को टोटल कितना हो रहा है, तो 17 और 11 कितना हो रहा है 28 में से इसका 17 हिस्सा पड़ रहा है, मतलब ये इतना से गुना कर दो, इसमें 28 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, मतलब ये 200 आ जाएगा, 17 दुना कितना हो गया 3400 हो गया इसका। वैसे ही अगर बात करें किसका
80 का। तो 80 का कितना हिस्सा पड़ रहा है? 11 कितना में से? तो 28 में से। तो ये भी वही आएगा 5600 अगर लिखते हैं तो ये भी कटेगा 28 से 200 में मरते और गुना हो जाएगा तो 11 गुना के 22, तो इसका 2200 हो गया। तो क्रमशः पूछा है, तो पहले किसका? सुरेश का पूछा है, तो सुरेश का हो गया ये 3400 और ये शशि का हो गया 2200। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट। तो ध्यान देना है, जब भी दिन दिया रहेगा तो उसका कार्य करने की क्षमता के अनुसार कोई भी चीज़ निकालना है कि कितना क्षमता है, उसके अनुसार उसका पैसा का बंटवारा होगा, ना कि दिन के अनुसार होगा। ठीक है, तो अगर उसका जो क्षमता निकालना होगा, क्षमता निकालने का तरीका क्या है कि उसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो वही कुल कार्य कहलाता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं वही कुल कार्य हो जाता है। तो कुल कार्य को उसको दिन से भाग कर देते हैं तो उसका क्षमता आ जाता है। इसका 11 दिन से भाग कर दिए तो इसका क्षमता आ गया, और इसके 17 से भाग कर दिए तो इसका ये क्षमता आ गया। तो इसका क्षमता 17 है, इसका क्षमता 11 है। और क्षमता निकलेगा तभी जाके उसको बांट सकते हैं उसका पैसा कि वो कितना प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आज के हम 10 क्वेश्चन लिए थे। ऐसे ही हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ का आपका। तो आपको किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए, या किसी क्वेश्चन अगर नए क्वेश्चन चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो भी क्वेश्चन हम मेरे पास सेंड कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।